नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर नजर डाल रहे हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने जो जानकारी है वो इस महायुद्ध के जो अहम पड़ाव थे उनका एक खाका सा खींचती है। हाँ, ये हमें एक अंदाजा देती है कि ये सब क्यों शुरू हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं थी, मतलब जिन्होंने युद्ध का रुख मोड़ा और आखिर में इसका दुनिया पर असर क्या पड़ा। ये जानकारी देखिए मूल रूप से एक संक्षिप्त अवलोकन के लिए ही है। बिल्कुल। तो आज हम इसी जानकारी के आईने में द्वितीय विश्व युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है उन खास बातों को, उन कनेक्शंस को सामने लाना जो इस दस्तावेज में दिखते हैं। जी। तो चलिए इतिहास के इस विशाल कैनवस की परतों को खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो ये जानकारी सामने रखती है वो है इस संघर्ष का पैमाना। अच्छा। इसे मानव इतिहास का सबसे घातक, सबसे विनाशकारी संघर्ष बताया गया है। ये 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला, पूरे 6 साल। 6 साल? और इसमें 30 से ज्यादा देश सीधे तौर पर शामिल थे। ये आंकड़े ही आप सोचिए, इसकी भयावहता का अंदाजा देते हैं। 6 साल, 30 से ज्यादा देश, वाकई एक विश्व युद्ध। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा संघर्ष आखिर शुरू हुआ कैसे? मतलब ये जानकारी इसकी जड़ों के बारे में क्या बताती है? क्या ये अचानक हो गया? नहीं, अचानक तो बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सामने आती है वो ये है कि इसकी जमीन तो पहले विश्व युद्ध के बाद ही तैयार होने लगी थी, ऐसा ये जानकारी कहती है। अच्छा। बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के कई मुद्दे अनसुलझे रह गए थे, तनाव अंदर ही अंदर बना हुआ था, और फिर इसमें एक बड़ा किरदार था वर्साई की संधि का। हाँ, वर्साई की संधि, इसका जिक्र तो अक्सर आता है। इस जानकारी में इसे कैसे देखा गया, क्या कहा गया इसके बारे में? इसे जर्मनी पर थोपी गई एक बहुत ही कठोर, कह सकते हैं ज्यादती भरी संधि के रूप में पेश किया गया है। बताया गया है कि इसकी शर्तों ने जर्मनी में जबरदस्त गुस्सा और असंतोष पैदा किया। आप सोच सकते हैं कि जब किसी पूरे देश को लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो वहां माहौल कैसा बन जाता है। बिल्कुल, एक तरह की राष्ट्रीय शर्म और शायद बदले की भावना। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो इस माहौल का फायदा किसने उठाया? मतलब कौन सी ताकतें उभरी इस दौरान? जानकारी किसका जिक्र करती है? यहीं पर कहानी उन विचारधाराओं और नेताओं की तरफ मुड़ती है जिन्होंने इस असंतोष को भुनाया, कह सकते हैं। जिक्र है जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर और उनकी नाजी पार्टी का। हाँ, हिटलर। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और उनके फाशीवाद का। मतलब एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्र को सबसे ऊपर मानती थी, जिसमें एक ही नेता का शासन होता था और जो विस्तार करने में यकीन रखती थी। और जापान? हाँ, साथ ही जापान में सैन्यवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। ये वो लोग थे जो सेना और युद्ध को ही राष्ट्रीय नीति का सबसे अहम हिस्सा मानते थे। तो मतलब ये हुआ कि पहले विश्व युद्ध की जो अधूरी कहानी थी और वर्साई संधि से जो गुस्सा पैदा हुआ, उसने एक तरह से इन नई आक्रामक ताकतों के लिए जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल, ये जानकारी यही बताती है कि ये विचारधाराएं उस समय की जो आर्थिक मुश्किलें थीं, राजनीतिक अस्थिरता थी, उसी माहौल में पनपी। हाँ, एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। हाँ बिल्कुल, ये एक विस्फोटक मिश्रण था। पुराना गुस्सा, नई महत्वाकांक्षाएं और ऊपर से आर्थिक तंगी। इसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां युद्ध शायद टाला नहीं जा सकता था। तो फिर वो चिंगारी कौन सी थी? मतलब वो घटना जिसने इस बारूद में आग लगा दी। घटनाओं का सिलसिला कैसे शुरू हुआ फिर? जानकारी के मुताबिक युद्ध की जो औपचारिक शुरुआत हुई वो हुई सितंबर 1939 में, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पर हमला? हाँ, ये वो कदम था जिसके बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। और इसके तुरंत बाद क्या हुआ? इसके फौरन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। तो जो तनाव सुलग रहा था वो अब पूरी तरह से एक यूरोपीय युद्ध में बदल चुका था। लेकिन ये तो अभी यूरोप की बात हुई। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक विश्व युद्ध था, तो ये यूरोप से बाहर कैसे फैला? इसमें अमेरिका का जिक्र आता है, खासकर पर्ल हार्बर का। वो क्या था? हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। जानकारी उसे प्रमुख घटनाओं में गिनती है। दिसंबर 1941 में जापान ने हवाई में अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था, पर्ल हार्बर, उस पर अचानक हमला कर दिया, बिना किसी चेतावनी के। अच्छा, इस हमले का असर क्या हुआ फिर? ये इतना अहम क्यों माना जाता है? यहाँ आकर्षक बात यह है कि इस एक घटना ने जैसे पूरा खेल ही बदल दिया। अमेरिका, जो अब तक सीधे तौर पर युद्ध से, कह सकते हैं, बाहर था, अब पूरी ताकत से इसमें शामिल हो गया। ओहो। तो उसके शामिल होने से न सिर्फ मित्र राष्ट्रों यानी एलाइज की ताकत बढ़ी, बल्कि युद्ध का दायरा जो था
वो यूरोप और अफ्रीका से बढ़कर सीधा प्रशांत महासागर तक फैल गया। अब ये सही मायनों में ग्लोबल लड़ाई बन गई थी। तो अमेरिका का युद्ध में आना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जानकारी में कुछ और निर्णायक मोड़ों का भी जिक्र है, जैसे स्टालिनग्राड, डी डे, मिडवे। इनको प्रमुख मोड़ क्यों कहा गया? इनमें ऐसा क्या खास था? ये वो लड़ाइयां थीं जिन्होंने युद्ध की दिशा ही बदल दी, कह सकते हैं। जैसे स्टालिनग्राड की लड़ाई, ये पूर्वी मोर्चे पर लड़ी गई थी सोवियत संघ और जर्मनी के बीच। यहाँ सोवियत संघ ने जर्मनी की सेना को करारी शिकस्त दी। जानकारी इशारा करती है कि यह सिर्फ एक हार नहीं थी, इसने पूर्वी यूरोप में हिटलर का जो विजय रथ चल रहा था उसे रोक दिया, एक तरह से उनकी कमर तोड़ दी वहां। और डी डे, वो तो पश्चिमी मोर्चे पर था, है ना, फ्रांस में? बिल्कुल। जून 1944 में नॉर्मैंडी, फ्रांस में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का उतरना, इसे ही डी डे कहा जाता है। इसने जर्मनी के खिलाफ यूरोप में दूसरा बड़ा मोर्चा खोल दिया। यानी अब जर्मनी को दो तरफ से लड़ना पड़ रहा था। सही, जिससे उसका दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। जानकारी ये बताती है कि इन दोनों घटनाओं, स्टालिनग्राड और डी डे, ने यूरोप में जर्मनी की हार का रास्ता लगभग तय कर दिया था। और प्रशांत क्षेत्र में वहां मिडवे का जिक्र है। हाँ, मिडवे की लड़ाई, ये प्रशांत महासागर में हुई थी, अमेरिका और जापान के बीच। यहाँ अमेरिकी नौसेना ने जापानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। जी, इस जानकारी के अनुसार ये वो बिंदु था जहां से प्रशांत में जापान की जो बढ़त थी वो खत्म होनी शुरू हुई और अमेरिका का पड़रा भारी होने लगा। तो ये तीनों घटनाएं, स्टालिनग्राड, डी डे और मिडवे, वो निर्णायक पल थे जहां से धुरी राष्ट्रों यानी एक्सिस पावर्स जो थे, जर्मनी, इटली, जापान, उनकी हार और मित्र राष्ट्रों की जीत की संभावना बहुत बढ़ गई। इन लड़ाइयों और रणनीतिक चालों के बीच जानकारी एक बेहद काफी स्याह पहलू का भी जिक्र करती है, हॉलोकॉस्ट। इसके बारे में क्या बताया गया है? ये बहुत भयानक था, है ना? हाँ, ये द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे दर्दनाक और शायद सबसे शर्मनाक अध्याय है। जानकारी साफ साफ बताती है कि नाजी शासन ने योजनाबद्ध तरीके से सिस्टमैटिकली लगभग 6 मिलियन यहूदियों का नरसंहार किया। 6 मिलियन? जी। और सिर्फ यहूदी नहीं, लाखों अन्य लोग भी, जैसे रोमा जिप्सी थे, समलैंगिक थे, राजनीतिक विरोधी थे, विकलांग लोग थे, वो भी नाजी नफरत और क्रूरता का शिकार बने। 6 मिलियन यहूदी और लाखों अन्य, ये आंकड़े तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और जानकारी इस बात पर जोर देती है कि ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्थित सरकार द्वारा चलाई गई नीति के तहत किया गया नरसंहार था। इसे मानव इतिहास पर एक अमिट दाग कहा गया है और ये शब्द शायद इसकी गंभीरता को पूरी तरह बयां भी नहीं कर पाते। इसे तथ्यों के तौर पर प्रस्तुत किया गया है कि ये नाजी शासन की विचारधारा और उनकी कार्रवाइयों का नतीजा था। इस भयानक त्रासदी और इतने सालों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार ये सब खत्म कैसे हुआ? यूरोप में अंत कैसे हुआ? जानकारी के अनुसार यूरोप में युद्ध का अंत हुआ मई 1945 में। कैसे? बर्लिन तब तक घिर चुका था, अडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद जर्मनी ने बिना किसी शर्त के मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए। तो जर्मनी के हार मानते ही यूरोप में शांति हो गई, लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, युद्ध तो प्रशांत में भी चल रहा था, जापान लड़ रहा था, वहां क्या हुआ? हाँ, यूरोप में जीत के बाद भी जापान लड़ाई जारी रखे हुए था, वो हार मानने को तैयार नहीं था। यहाँ पर जानकारी एक ऐसे कदम का जिक्र करती है जिसने न सिर्फ युद्ध खत्म किया बल्कि इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो क्या था? अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। परमाणु बम, इतिहास में पहली बार इनका इस्तेमाल युद्ध में हुआ था ना, ये पहली और अब तक की आखिरी बार था जब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जंग में किया गया। इसका असर? इन बमों से भयानक तबाही हुई, लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए। इसके बाद जापान के पास कोई चारा नहीं बचा था। जानकारी बताती है कि इसके तुरंत बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस सब का मतलब क्या निकला? 6 साल का युद्ध, करोड़ों मौतें, इतना विनाश। इस महायुद्ध ने दुनिया पर क्या स्थायी छाप छोड़े? जानकारी इसके नतीजों के बारे में क्या कहती है? देखिए, इसके परिणाम बहुत गहरे थे और दूर तक जाने वाले थे। पहली बात तो ये कि दुनिया का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। कैसे? कई देशों की सीमाएं फिर से खींची गई, कुछ पुराने साम्राज्य ढह गए, नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। जो औपनिवेशिक शक्तियां थी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, उनकी ताकत कमजोर हुई, जिसने आगे चलकर एशिया और अफ्रीका में कई देशों की आजादी का रास्ता खोला।
दुनिया का नक्शा बदल गया। और क्या बड़े बदलाव हुए? संयुक्त राष्ट्र का जिक्र आता है इसमें। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा था। इतनी भयानक तबाही देखने के बाद दुनिया भर के नेताओं को ये लगा कि भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। एक जरूरत महसूस हुई। जी, इसी सोच के साथ संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, जिसका मकसद था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। जानकारी इसे सीधे तौर पर युद्ध की विभीषिका की प्रतिक्रिया के रूप में देखती है। शांति बनाए रखने की एक कोशिश। लेकिन अजीब बात है, जानकारी एक और परिणाम का जिक्र करती है, शीत युद्ध की शुरुआत। ये कैसे हुआ? बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया में दो नई महाशक्तियां पैदा कर दी, अमेरिका और सोवियत संघ। हाँ, वो साथ लड़े थे। युद्ध के दौरान ये दोनों साथ लड़े थे, बिल्कुल, लेकिन उनकी विचारधाराएं एकदम अलग थीं। एक पूंजीवादी लोकतंत्र, दूसरा साम्यवादी तानाशाही। युद्ध खत्म होते ही ये वैचारिक मतभेद और दुनिया पर प्रभाव जमाने की लड़ाई एक नए तरह के तनाव में बदल गई। इसी को शीत युद्ध कहा गया। अच्छा। दुनिया दो गुटों में बट गई और अगले कई दशकों तक, लगभग 45 साल तक ये तनाव बना रहा। जानकारी इशारा करती है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने अनजाने में ही इस नए वैश्विक संघर्ष की नींव रख दी थी। तो एक महायुद्ध खत्म हुआ, लेकिन उसकी राख से एक नए तरह के वैश्विक टकराव का जन्म हो गया। ये दिखाता है कि ऐसे बड़े संघर्षों का असर कितना गहरा और कितने लंबे समय तक रहता है। निश्चित रूप से युद्ध के बाद जो शक्ति का खालीपन बना और जो विचारधाराओं का टकराव पैदा हुआ, उसने सीधे सीधे शीत युद्ध को जन्म दिया। और ये सब उस भारी मानवीय कीमत पर हुआ जिसका जिक्र जानकारी आखिर में करती है। हाँ, मानवीय क्षति। आंकड़ा क्या बताया गया है? कितना भयानक था वो? जानकारी के मुताबिक इस युद्ध में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, सैनिक और आम नागरिक सब मिलाकर। 7 करोड़? 70 मिलियन। ये संख्या ये हमें बार बार याद दिलाती है कि वैश्विक संघर्षों की कीमत कितनी भयानक होती है, इंसानी जिंदगी की कीमत। तो आज हमने इस जानकारी के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के सफर को देखा। शुरुआत हुई पहले विश्व युद्ध के अनसुलझे मुद्दों और वर्साई की संधि से पनपे गुस्से से। हाँ, जिसने हिटलर, मुसोलिनी और जापानी सैन्यवाद जैसी ताकतों को उभरने का मौका दिया। फिर हमने देखा कि कैसे पोलैंड पर हमले से युद्ध शुरू हुआ, पर्ल हार्बर ने अमेरिका को इसमें खींचा और स्टालिनग्राद, डी डे, मिडवे जैसे मोड़ों ने लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल दिया। जी, और हमने होलोकॉस्ट की भयावहता को भी छुआ, जो नाजी जर्मनी द्वारा किया गया एक योजनाबद्ध नरसंहार था। और अंत में यूरोप में जर्मनी के आत्मसमर्पण और फिर जापान पर परमाणु बमों के इस्तेमाल के बाद ये विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन इसकी विरासत, इसका असर लंबे समय तक बना रहा। बिल्कुल, दुनिया का नक्शा बदला, संयुक्त राष्ट्र बना और शीत युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया। हाँ, और ये सब हमें इस स्रोत सामग्री से पता चला। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है ना? क्या? जब हम देखते हैं कि कैसे ये जानकारी सीधे तौर पर युद्ध के परिणामों को, जैसे संयुक्त राष्ट्र का बनना और शीत युद्ध का शुरू होना, युद्ध की घटनाओं से जोड़ती है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कैसे इतने बड़े पैमाने के संघर्ष सिर्फ तात्कालिक तबाही नहीं लाते, बल्कि आने वाले दशकों, शायद सदियों तक दुनिया की संरचनाओं, देशों के आपसी रिश्तों को और यहाँ तक कि भविष्य के संघर्षों के तरीकों को भी तय करते रहते हैं। ये हमें क्या सिखाता है? बिल्कुल सही कहा। आज हमने जिस संक्षिप्त अवलोकन पर बात की, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के विशाल पैमाने, उसकी जटिलताओं और दुनिया पर उसके कभी न मिटने वाले असर को साफ तौर पर दिखाता है। इतिहास का ये पन्ना हमें आज भी बहुत कुछ सोचने और सीखने पर मजबूर करता है।